गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय कलाएं वितान में जो अगला पाठ है उसका शेष भाग, पेज नंबर 60 पे। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती हुई गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठा पर पहुंच गई माने काफ़ी परिष्कृत, बहुत ज़्यादा सुधार आ चुका था। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना। शास्त्रों में जो हम उल्लेख देखते हैं, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। और अब है पेज नंबर 61। शास्त्र ने जहाँ एक ओर संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया, फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रहीं। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला। शास्त्रीय और लोक कलाओं में के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है। शास्त्र ने जहाँ एक और संगीत माने कला है तो कला में नृत्य, गीत, संगीत आदि सभी कलाएं हैं, चित्रकला है, संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को शास्त्रीय कला का रूप दिया। आप देखेंगे समय समय पर विभिन्न त्योहारों, विभिन्न उत्सवों में अलग अलग प्रकार के नृत्य और गीतों का प्रयोग होता है। फिर भी लोक कलाएं, लोक माने होता है जन सामान्य, और जो कहीं कहीं पर समूह हैं, लोग हैं, जुड़े हुए हैं और कहीं पर भी किसी कला का प्रयोग कर लेते हैं, वो कहलाती है लोक कला। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं, माने तात्पर्य है कि आज का जो व्यस्त जीवन है, सभ्य संस्कृति में कलाएं लोग जब उसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तभी वह उपयोगी है। चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या नृत्य कला, शास्त्रीय और लोक कला हो। शास्त्रीय से तात्पर्य है निश्चित नियमों से बंधा हुआ, जैसे गायन में स्वर है, नृत्य में विभिन्न मुद्राएं हैं, चित्रकला में भी विभिन्न स्वरूप है। ऐसे ही जो नियमों से बंधा होता है वो होता है शास्त्रीय। और लोक कला माने होती है लोग अपने अनुसार जिस प्रकार का गायन या नृत्य या चित्रकला का प्रयोग कर लेते हैं, वो कहलाती है लोक कला। के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है, माने दोनों के बीच आपसी संबंध ये है कि लोग उसका उपयोग करेंगे और परिष्कृत होकर जो नियमों से बंधा हुआ है उसके बजाय जो लोग अपनी लोक कलाओं का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं चित्रकला। चूँकि कला में सभी कलाएं हैं, सबसे पहले कौन सा है? चित्रकला। और चित्रकला में जो प्रिंटिंग में आप देख रहे हैं इस पेज में, महाराष्ट्र की बरली शैली में बने चित्र, और उसके नीचे वाला भाग में है एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का चित्र। चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जैसा कि हम प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं, ये उस समय का है, उस समय का है, तो इससे यह जाहिर होता है कि प्राचीन काल से ही हमारा यह समय है। अब हमारे पास भाषा ही नहीं थी। जब हमारे पास भाषा नहीं थी, कल्पना कीजिए कि यदि दो हैं या दो से अधिक व्यक्ति हैं, मान लो आप उसकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, तो आप उस तक बात कैसे पहुंचा पाएंगे? या आप उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं तो वो आपसे कैसे संपर्क कर पाएगा? तो चित्रकारी थी, माने चित्र के माध्यम से एक दूसरे को कुछ दर्शा पाते थे। इसलिए लेखक कहते हैं जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी, और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। प्रागैतिहासिक समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया। इस प्रकार इस पाठ में कलाओं को बहुत ही अच्छे रूप में बताया गया है।
पढ़ते समय बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्र को माना गया है। लेखन शैली में जैसे लिखते समय बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है। नमूने माने जो प्रारूप हम देखते हैं। शैल माने होता है पहाड़, पर्वत, पत्थर। तो सबसे पहले जो बड़ा सा औजार होता था उसके माध्यम से इन पत्थरों पर चित्र उकेरा जाता था, इसलिए शैल चित्र कहा जाता है इसे। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों के बने हुए चित्र हैं, माने पत्थरों पर ही ये बना हुआ, इसमें कोई बनावटी रंग नहीं है। ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए मानी जाती है। नीचे लाइन डालेंगे, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो आज हम मीडिया का चलन है, जिनका प्रयोग करते हैं और उपकरणों का प्रयोग उस समय कर नहीं पाते थे, तो जो सामने दिखाई पड़ता उसकी कल्पना करते और उसके अनुसार उसमें चित्र उभारने का प्रयास करते। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात हैं। 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। नीचे अंडरलाइन करेंगे। 4वीं से 6वीं सदी माने 4वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी के बीच का समय जो रहा, गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग माने बहुत अच्छा सुनहरा समय। सभी प्रकार की कलाओं को उस समय विशिष्ट स्थान मिला। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गई। इनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की हैं। अजंता की गुफाओं के बने चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक के कलाओं पर गहरा असर डालते हैं। जब भी हम देखते हैं अजंता एलोरा की गुफाओं का वर्णन होता है, ऐसा माना जाता है कि अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। इसके लिए कोई अलग से कारक नहीं, मतलब बनाने वाले को नहीं बुलाया गया है, बल्कि कौन बनाते थे? बौद्ध भिक्षुओं। भिक्षुओं माने होता है जिस प्रकार हमारे धर्म में साधु बोलते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म के अनुयायी जो बौद्ध धर्म के लिए समर्पित होते थे उन्हें कहा जाता है बौद्ध भिक्षु। तो उन भिक्षुओं ने इन्हें बनाया है। 7वीं 8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। इन मानुषी कला सृजन को, मानुषी माने मनुष्य के द्वारा बनाया गया, देखकर आश्चर्य होता है। क्योंकि आज हम मशीनी उपकरणों का जो प्रयोग कर पाते हैं, जिन तकनीकी का उपयोग कर पाते हैं, उस समय इस प्रकार की कुछ भी चीज़ें नहीं थी। और मनुष्य स्वयं अपने हाथों से, अपनी कल्पनाओं से जो सृजन माने नवनिर्माण, नया कुछ बनाने का कार्य करता था, वह वास्तव में देखने योग्य है। इन दिनों मनुष्य ने इसकी कल्पना कैसे की होगी, जब इस प्रकार कंप्यूटर और अन्य चीज़ें थी ही नहीं। और यदि कल्पना कर ली तो उसे साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं, जहां त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है, बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी गुफा? एलिफेंटा की गुफाएं। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कौशल के अद्भुत उदाहरण हैं।